नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको संस्कृतिकरण के बारे में बताया था। हमने संस्कृतिकरण के अर्थ एवं संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक बार मैं आपको संस्कृतिकरण के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। संस्कृतिकरण के आदर्श। श्रीनिवास ने प्रारंभ में संस्कृतिकरण के ब्राह्मणी आदर्श का उल्लेख किया। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। वास्तविकता यह है कि संस्कृतिकरण के आदर्श सदैव ब्राह्मण ही नहीं रहे। पोकॉक ने संस्कृतिकरण के क्षत्रिय आदर्श के अस्तित्व की भी चर्चा की है। मिल्टन सिंगर ने बताया, संस्कृतिकरण के एक या दो आदर्श नहीं पाए जाते, बल्कि 4 नहीं तो कम से कम 3 आदर्श अवश्य ही मौजूद हैं। प्रथम 3 वर्ण के लोगों को द्विज कहते हैं। इन्हें वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने का अधिकार होता है, जिनमें वेदों मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। श्रीनिवास के अनुसार द्विज वर्णों के ब्राह्मण इन संस्कारों को पूरा करने के संबंध में सबसे अधिक सावधान व सचेत होते हैं और इसलिए दूसरों की अपेक्षा इन्हें संस्कृतिकरण का उत्तम आदर्श माना जा सकता है। प्रभुत्व संपन्न कृषक जातियां, डोमिनेंट पेसेंट कास्ट, अनुकरण के स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करती हैं। यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राह्मण है, तब संस्कृतिकरण का आदर्श प्राय ब्राह्मण ही होगा। यदि वह राजपूत या वैश्य है, तब आदर्श राजपूत या वैश्य प्रकार का होगा। इस प्रकार हमें संस्कृतिकरण के प्रमुख 4 आदर्श देखने को मिलते हैं। पहला ब्राह्मणी आदर्श, दूसरा वैश्य आदर्श, तीसरा क्षत्रिय आदर्श और चौथा है स्थानीय प्रभु जाति आदर्श। संस्कृतिकरण के स्रोत एवं कारक, सोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ संस्कृताइजेशन। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कुछ स्रोतों या कारकों का उल्लेख किया है। वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजनीतिक व्यवस्था। संस्कृतिकरण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है। इस व्यवस्था में विशेषतः नीचे के स्तरों पर अनिश्चितता पाई जाती थी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि क्षत्रिय वर्ण एक ऐसा वर्ण रहा है जिसमें सभी किस्म के समूह सम्मिलित होते हैं। इस संबंध में एक प्रमुख आवश्यकता यह रही है कि ऐसे समूह के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। यही वह परिस्थिति है जिसमें संस्कृतिकरण का विशेष रूप से महत्व था। सेकंड पॉइंट, बड़े नगर, मंदिर तथा तीर्थ स्थान, ये भी संस्कृतिकरण के अन्य स्रोत रहे हैं। ऐसे स्थानों पर एकत्रित जन समुदाय में सांस्कृतिक विचार तथा विश्वासों के प्रचार हेतु उचित अवसर उपलब्ध होते रहे हैं। भजन मंडलियों, हरिकथा तथा पुराने व नए सन्यासियों ने संस्कृतिकरण के प्रसार में
विशेष रूप से योग दिया है। बड़े नगरों में प्रशिक्षित पुजारियों, संस्कृत स्कूलों व महाविद्यालयों, छापेखानों तथा धार्मिक संगठनों ने इस प्रक्रिया में सहायता पहुंचाई है। थर्ड, संचार तथा यातायात के साधन। संचार तथा यातायात के साधनों ने भी संस्कृतिकरण को देश के विभिन्न भागों तथा विविध समूहों में फैलाने में योग दिया है। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप यद्यपि निम्न जातीय समूह ने उच्च जातियों की जीवन पद्धति और सांस्कृतिक विचारों एवं विश्वासों को अपनाया अवश्य है, परंतु साथ ही इसके फलस्वरूप परंपरागत संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए हैं। निम्न जातीय समूह और उच्च जातियों में सांस्कृतिक धरातल पर कुछ आदान प्रदान भी हुआ है। फोर्थ पॉइंट, आर्थिक सुधार। देश के विभिन्न भागों में निम्न जातियों ने नवीन आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाकर जीवन के तरीके को उच्च जातियों के समान बनाया और किसी द्विज वर्ण समूह में अपने को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। फिफ्थ पॉइंट, शिक्षा। निम्न जातियों में शिक्षा का प्रचार होने पर भी शिक्षित व्यक्तियों में उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की लालसा जागृत हो जाती है। सिक्स्थ, सामाजिक सुधार आंदोलन। देश के विभिन्न भागों में निम्न जातियों की स्थिति सुधारने एवं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अनेक सुधार आंदोलन हुए हैं। आर्य समाज, प्रार्थना समाज और गांधी जी के अछूतोद्वार प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है और उन्होंने अपना संस्कृतिकरण किया है। सेवेंथ पॉइंट, नगरीकरण। भारत में औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ है। बड़े नगरों में जाति भेदभाव में कमी आई है और प्रभु जाति तथा उच्च जाति का निम्न जातियों पर नियंत्रण भी शिथिल हुआ है। वहाँ अपनी असली जाति को छुपाकर उच्च जाति में सम्मिलित होना तथा नया नाम रख लेना भी सरल है। फिर नगरों में निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के खान पान, रहन सहन, विश्वास, कर्मकांड व जीवन शैली को अपनाने पर कोई विरोध नहीं है। आठवां पॉइंट, नवीन संविधान एवं कानून। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में नवीन संविधान अपनाया गया जिसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग, प्रजाति व जन्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न बरतने की बात कही गई। अनेक अधिनियमों ने भी संस्कृतिकरण करने के लिए निम्न जातियों को प्रोत्साहन दिया है। संस्कृतिकरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय समाज में और विशेष रूप से जाति व्यवस्था में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। इसके द्वारा हम जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। नंबर 1, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या प्रभु जाति के खानपान, रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। सेकंड पॉइंट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा एक निम्न जाति की स्थिति में पदमूलक परिवर्तन यानी कि पोजिशनल चेंज आता है। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तथा उसकी स्थिति उसके आसपास की जातियों से ऊंची हो जाती है। थर्ड पॉइंट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति प्रथा में गतिशीलता की द्योतक है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जाति प्रथा एक कठोर व्यवस्था है और इसकी सदस्यता जन्मजात होती है। व्यक्ति एक बार जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य बना रहता है।
किंतु यह धारणा सदैव ही सही नहीं है। संस्कृतिकरण द्वारा जाति बदलना संभव है। 4th पॉइंट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति या परिवार की नहीं बल्कि एक जाति समूह की गतिशीलता की द्योतक है। 5th पॉइंट, संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को भी प्रकट करता है जिसके द्वारा जनजातियां हिंदू जाति व्यवस्था में सम्मिलित होती हैं। ऐसा करने के लिए जनजातीय हिंदू की किसी जाति की जीवन विधि को ग्रहण करती है। 6th पॉइंट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भूतकाल एवं वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रकट करती है। 7th पॉइंट, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के विवाह एवं परिवार प्रतिमानों में होने वाले परिवर्तनों को भी व्यक्त करती है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति बाल विवाह करने लगती है, विधवा विवाह निषेध का पालन करती तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को उच्च जातियों की तरह अपनाती है। अब आगे अगली कक्षा में हम संस्कृतिकरण के बाकी बचे हुए पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।